सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। सो दोस्तों, अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो बाजार का हालात अगर देखोगे तो कुछ खास अच्छा था नहीं। निफ्टी 1.31% गिरती हुई नजर आई है पिछले एक हफ्ते में। और वही इस पीरियड में अगर अमेरिकन मार्केट यानी कि डो जोन्स की बात करें तो उसका भी हालात अगर पिछले एक हफ्ते की देखें तो वहाँ पर भी कुछ खास अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा नहीं। अमेरिकन मार्केट में पिछले एक हफ्ते में ज़्यादा गिरावट हुई है अगर हमारे मार्केट से कंपैरिजन करें, क्योंकि अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनीज़ के अर्निंग्स आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं। बट जो मार्केट में रिपोर्ट्स चल रही हैं उस रिपोर्ट के हिसाब से अर्निंग्स प्रेजेंट में जैसा भी आए, बट फ्यूचर में जो अर्निंग्स आएंगी वो काफ़ी डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अभी हाल ही में वॉलमार्ट के अर्निंग्स हमें देखने को मिली थे। अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छे थे, बट उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो डिसअपॉइंट किया था और इस वजह से अमेरिकन मार्केट 1.6% एक सिंगल ट्रेडिंग डे में गिरा था। और अभी एक और बड़ी कंपनी के अर्निंग्स आज के दिन हमें देखने को मिलने वाले हैं जिसका नाम है एनवीडिया। नाम आपने सुना ही होगा। अर्निंग्स आने से पहले उसमें 3% की फॉल देखने को मिली। और यूएस का एक काफ़ी मेन इंडाइसिस है जिसका नाम है नैस्डैक कंपोजिट्स, उसमें इसका असर दिखा, 1.35% की फॉल दिखी। अब एनवीडिया के अर्निंग्स आने से पहले गिरावट क्यों आई? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड कम होने की वजह से अर्निंग्स चाहे जैसे भी आए बट फ्यूचर गाइडेंस कंपनी खराब रिपोर्ट कर सकती है। और इस वजह से ऐसा कुछ सिनेरियो हमें यूएस मार्केट में दिख रहा है। और यूएस मार्केट में जब भी डिमांड को लेकर बातें चलती हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर ग्लोबली हमें देखने को मिलता है। और उसका असर अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में पिछले कुछ टाइम में तो आता हुआ दिखा है वॉलमार्ट के गाइडेंस के बाद। तो हो सकता है कि एनवीडिया के गाइडेंस के बाद भी देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को नोट करके चलना है एज ए बोल सकते हैं इन्वेस्टर या फिर जो भी आप मार्केट में करते हो उस तौर पर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज़ को। तो चलिए बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है केया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस कंपनी के दोस्तों अगर पास्ट के रिकॉर्ड को देखोगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 10 साल का सीएजीआर 48% का है, 5 साल का 26% है, 3 साल का 29% है। और इसको कंप्लीट स्टॉक ने भी रिस्पेक्ट किया है। पिछले 10 साल के स्टॉक प्राइस सीएजीआर को हम देखें तो वो है 52%, 5 साल का है 51% और 3 साल का है 55%। अब अच्छी बात है, ऐसे स्टॉक प्राइस सीएजीआर किसी भी कंपनी के रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स को इंप्रेस होना ज़रूरी है। और प्रॉफिट ग्रोथ सीएजीआर कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स इंप्रेस ही होंगे। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पिछले एक साल में कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन तो हमें ज़रूर देखने को मिली है। और इस फेज़ में काफ़ी सारी कंपनी के नंबर हमें डी ग्रोथ में भी देखने को मिले हैं। तो चलो, कुछ कंपनी के नंबर डी ग्रोथ में हैं तो कुछ कंपनी के नंबर थोड़े से कम हुए हैं, बट जिसके नंबर्स पॉजिटिव अभी भी हैं उनको आप अप्रिशिएट अभी भी कर सकते हो, क्योंकि माहौल के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर्स को हम अच्छा बोल सकते हैं। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद केया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं। कंपनी बेट लगा रही है अपनी न्यू कैपेसिटीज़ पे, और कंपनी का जो एक्सपोर्ट का नंबर है उसको 20% से बढ़ाने वाली है प्रॉफिट में। या फिर बोल सकते हैं कंपनी के एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट आता है उसको कंपनी 20% या फिर उससे ज़्यादा करती हुई नज़र आएगी अगले 3 से 4 सालों में। अभी के डेटा को अगर देखोगे तो मैं दिखा देना चाहूँगा आपको, एक सेकेंड। हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी फ़िलहाल जितना भी सेल्स करती है या फिर बोल सकते हैं जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसका 11 से 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से आता है। 2026-27 तक कंपनी इसको 18 से लेकर 20% तक करने वाली है, यानी कि एक्सपोर्ट पे कंपनी का फोकस है और एक्सपोर्ट पे कंपनी ज़्यादा ध्यान दे रखी है। और इसके लिए कंपनी ने अच्छे कैपेक्स ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर 2025 की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 700 से लेकर 800 करोड़ रुपए एक्सपेंड करने को लेकर प्लानिंग हमें ऑलरेडी सुना रखी है, और ये डेटा आपको वही चीज़ दिखाता भी है। अब यहाँ पर मेन कंपनी का फोकस क्या है? कंपनी के जो पुरानी कैपेसिटीज़ हैं उसको एक्सपेंड करना या फिर न्यू कैपेसिटीज़ को लॉन्च करना। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों एक पॉइंट आपको नोट करना है। केया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिला था कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो वहाँ तक कंपनी जब पहुँचेगी तो कंपनी का एनुअली जो रेवेन्यू होगा वो होगा 13,000 करोड़। अब इसको कंपैरिजन करें अभी प्रेजेंट नंबर से तो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर को ही देख लो। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है एक साल का वो है 9,127 करोड़। अगले 2 साल में कंपनी बोल सकते हैं 13,000 करोड़ तक अपने रेवेन्यू को ले जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर को हम इम्प्रेसिव बोल सकते हैं, क्योंकि पास्ट के ग्रोथ को अगर देखोगे तो जो
स्पीड से ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, उसी पेस को कंपनी आगे भी कंटिन्यू करने को लेकर गाइडेंस दी है। तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में KEI इंडस्ट्रीज़ को लेकर किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी आप खुद से भी वेरीफाई और एनालिसिस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये है, रिसेंटली 4:1 की रेशो में कंपनी ने बोनस इशू किया था। इसका मतलब कंपनी एक शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 4 बोनस शेयर्स दे रही है। अब इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुका है 28 फरवरी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आप सभी को पता है दोस्तों IT सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी, कोई छोटी मोटी कंपनी तो इसको नहीं बोल सकते हैं, एक दिग्गज कंपनी है। और दिग्गज कंपनी के बैलेंस शीट में जो नंबर्स रहते हैं वो भी दिग्गज रहते हैं। अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ तक जो कंपनी के रिजर्व्स हैं वो हैं 88,391 करोड़। और वही डेट की बात करें तो वह है 8,804 करोड़। और जो डेट मैं बता रहा हूँ आपको वो कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट नहीं है, ये सभी लीज लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप नोट करना। और फिलहाल अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो फर्स्ट हाफ तक जो कंपनी के कैश हैं वो है 21,800 करोड़ के आसपास। और इससे पहले कितना था 14,000, उससे पहले कितना था 12,000, उससे पहले कितना 17,000 और उससे पहले कितना था 24,000 करोड़। अब 24,000 करोड़ का जब कंपनी के पास कैश था तो उस टाइम बात ही चल रही थी कि इतनी कैश है कंपनी के पास कि किसी भी मिड कैप कंपनी को ये ईजिली एक्वायर कर सकती है। अब देखो जो बड़ी कंपनी होती है वो 25, 30, 40% वाली ग्रोथ नहीं दिखाएगी, वो कंपनी ग्रोथ काफ़ी स्लो दिखाती है। और अगर उसको ग्रोथ ज़्यादा दिखाना है तो वो एक्विजिशंस में ध्यान देती है। अब कंपनी के पास अच्छे खासे कैश रिजर्व्स तो हैं ही, तो एक्विजिशंस बिल्कुल कंपनी कर सकती है। और कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज़ में कंपनी का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है पिछले कुछ सालों में, तो एक्विजिशन में कंपनी का कोई मेन फोकस है नहीं। बट हाँ, इतने कैश अगर हैं तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए कंपनी 2-3 काम कर सकती है। पहला है बायबैक, उसके अलावा डिविडेंड, और बोल सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो। बट इससे पहले जब कंपनी का कैश 20,000 करोड़ के ऊपर गया था तो उस टाइम कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट की थी, और वो आई थिंक टेंडर बायबैक था। और वापस से 20,000 22,000 करोड़ के आसपास कंपनी के कैश आ चुके हैं, तो हो सकता है कि फिर से आपको बायबैक जैसी न्यूज़ सुनने को मिल जाए। वेल ये कोई गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा, बट पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छे कैश हैं, तो कंपनी अनाउंस अगर कर भी देती है 8-9 हज़ार करोड़ का बायबैक या 10,000 करोड़ का, तो कुछ खास फर्क कंपनी को पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद भी कंपनी के पास बहुत पैसे बचेंगे। तो देखते हैं कि फ्यूचर में आता है या नहीं, बट अभी जिस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब VBL से रिलेटेड दोस्तों कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। न्यूज़ ये है, आप सभी को पता है कि पेप्सिको की बात करें तो सबसे बड़ी बोल सकते हैं उसकी फ्रेंचाइजी बॉटलर VBL ही है। अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि पास्ट में जो उन्होंने बताया था कि वो एक एक्विजिशंस करते हुए नजर आएंगे SBC वेवरेज गाना का, उसका जो डेडलाइन है उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। डेडलाइन के डेट को आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। देखो नवंबर के महीने में कंपनी ने बताया था कि वो 2 कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं। मेनली अभी कंपनी का मेन फोकस है अफ्रीका में एक्सपेंड करना। तो साउथ अफ्रीका में तंजानिया बॉटलिंग कंपनी जो थी उसको इसने एक्वायर किया था, ताकि जो पेप्सी एक्सपेंड कर रही है अफ्रीका में उसके लिए उनको बॉटलर की ज़रूरत पड़ेगी, और VBL उनकी बॉटलर है तो उनकी सब्सिडरीज उनको ईजिली सप्लाई कर सकती है। और इसके अलावा एक और कंपनी उन्होंने हाईलाइट किया था SBC वेवरेज गाना, और इसके जो 100% स्टेक्स हैं उसको खरीदने को लेकर बातें थी। तो तंजानिया में जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वो $154.50 मिलियन था, और SBC वेवरेज में जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था वो $15 मिलियन था। अब देखो तंजानिया को लेकर तो अपडेट नहीं है, बट SBC वेवरेज की बात करें तो उसके जो एक्विजिशंस हैं वो हमें अगले महीने देखने को मिलेंगे। सो एज ए इन्वेस्टर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, और इन्वेस्टर अगर नहीं हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसकी बात की है हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।